ये जो 16 डिविजनल चार्ट्स आप अपनी कुंडली में देखती हैं, ये बेसिकली भगवान कृष्ण की 16 कलाएं हैं जिनको अचीव करते करते आप मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। कभी कभी आप किसी को बहुत फिट देखेंगे लगन से, यानी कि लगन कुंडली से दिखेगा appear to be very fit, लेकिन आप देखेंगे कि उनका 35-36 साल में ही उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट। मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी पहली गाड़ी को संभाल के रखा, या एक ऐसी गाड़ी या ऐसा बाइक आपके घर में आया जिसके बाद शोहरत की कोई कमी ही नहीं रही। D16 से आप देख सकते हैं कि आपका व्हीकल कैसा होना चाहिए। मर्क्यूरी इज द प्लैनेट दैट कैन मेक यू अ बिलियनर इन कलयुग। कलयुग में बुध आपको बिलियनर बनाता है, और आप कोई भी बिलियनर उठाइए और उसका D40 देखिए, उसके लगन का संबंध बुध के साथ होना चाहिए। ओनली देन, नॉट राहु, नॉट जुपिटर, ओनली बुध। D60 एक संचित कर्म है, कहाँ तक आपकी जर्नी पहुंची है और आप मोक्ष के कितने करीब हैं। 13 मिनट में आपका नवमांश बदलता है। 13 मिनट जी, और 13 मिनट एक बहुत पावरफुल मिनट माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? जब आप सुबह सुबह सूर्य उदय को देखते हैं ना, तो जब सूर्य उदय होराइजन से ऊपर आ रहे होते हैं तो उसका जो समय होता है वो 9 मिनट से 13 मिनट का होता है, विच इज़ इक्वल टू द टाइम चेंजिंग ऑफ नवांशा। तो नवांशा यहाँ पे भी कनेक्टेड है? यहाँ पे भी कनेक्टेड है, क्योंकि नवांशा हमारा इमीडिएट पिछला जन्म है। संचित कर्मों से जो कर्म उठाकर लाए हैं और आपने भुगतने हैं, उसकी डीपेस्ट डायसेक्शन D9 चार्ट है। लग्न का तीसरे भाव का स्वामी। अगर वो परिवर्तन में नहीं है तो, अगर परिवर्तन में है तो परिवर्तन वाला ग्रह लेंगे। तो वो जो ग्रह है आपके D3 जगन्नाथ चार्ट में जिस भी भाव में बैठा होगा, वो आपके जीवन का सबसे बड़ा कार्मिक सेटलमेंट है। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए, आज का जो पॉडकास्ट है ना, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी सीकर्स को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज हमने डिविजनल चार्ट्स को डिस्कस किया है। वर्ग चार्ट जो होते हैं आपकी कुंडली में, हम D1 को समझते हैं, लग्न कुंडली को, हम नवमांश को समझते हैं। इनके बियॉन्ड और कौन से डिविजनल चार्ट हैं, किस प्रकार वो आपकी लाइफ को डिटेल में बताते हैं, आपकी हेल्थ, आप कितनी वेल्थ अक्यूमुलेट करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे होगी, ये कैसे पता लगेगा, आप कैसे डिकोड कर सकते हैं अपनी कुंडली में, आज हमने ये बात की है। साथ ही साथ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, बहुत से लोगों को अपना एग्जैक्ट टाइम ही नहीं पता होता, वो किस प्रकार कैलकुलेट किया जा सकता है, आज हमने डिस्कस किया है। एंड यू नो व्हाट मेक्स दिस पॉडकास्ट इवन मोर स्पेशल, एक बहुत ही डिटेल्ड और इंसाइटफुल एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ जुड़े हैं इस टॉपिक के लिए। आप सभी के फेवरेट, आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन नवनीत चितकारा सर ऑन स्पीकिंग ट्री। नवनीत सर, वेलकम बैक ऑन द शो। थैंक यू। सच अ प्लेजर टू हैव यू बैक, एंड हमेशा की तरह एक इंसाइटफुल एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन। और आज का जो टॉपिक है ना, वो भी मैंने ऐसा ही चुना है, जो कि कुंडली को, जो भी व्यक्ति ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसे अपनी कुंडली बहुत ही स्पिरिचुअल और मिस्टिकल तरीके से वो डिकोड कर पाएगा। क्योंकि आज हम डिविजनल चार्ट्स की बात कर रहे हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि सिर्फ लग्न देख लिया, 12 हाउसेस वहाँ पे देख लिए, थोड़ा हमें बेसिक पता होता है कि D9 देख लिया शादी के लिए, बट आज उसके बियॉन्ड जो डिविजनल चार्ट्स हैं, जो सारे चार्ट्स हैं, उन पर मैं बात करना चाहूँगी। आपके अकॉर्डिंग क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, हमारे ऋषियों को ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने डिविजनल चार्ट्स बनाए, जबकि D1 में सब कुछ था जी। फिर भी तो कहाँ से शुरुआत करें, आप मुझे बताइए। नाउ टुडे आई एम सिटिंग एज अ कंप्लीट सीकर हियर, और मुझे पर्सनली बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। देखिए, वर्ग कुंडलियाँ, डिविजनल चार्ट ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब मैं हमेशा से जैसे अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ बहुत लेमैन टर्म में। मान लीजिए आप मेरे परिवार, मेरा घर, मेरी गाड़ी और मेरी नॉलेज, मेरे सेहत, इन सब के बारे में आप जानना चाहती हैं। उसका एक मेथड है कि आप मेरे लगन कुंडली में जाकर देखें। अब लगन कुंडली से आपको पता लगा कि
इनकी शादी हुई, इनके 2 बच्चे हुए, इनके पास ये 2 घर हैं, ये इनके पास 2 गाड़ियां हैं, इनकी सेहत ठीक है जी। और ये ज्योतिष का काम करते हैं। मेरी सेहत ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि आपने मेरे ब्लड रिपोर्ट्स भी देखे हैं या आपने मेरे पूरे 1 साल का जो हेल्थ चेकअप रहा, कंप्लीट चेकअप, उसमें आपने मेरे स्कैन्स सब कुछ देखा। नो, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छा हूँ अंदर से। राइट। सिमिलरली आपने जाना कि मेरी पत्नी है, लेकिन मेरी पत्नी का मानसिक संतुलन, उसकी पढ़ाई, उसकी नेचर, उसका टेम्परामेंट, उसका बिहेव, उसकी बैकग्राउंड, उसका प्रोफेशन, आप जब तक डीपली उनसे जाके नहीं पूछेंगे या पता नहीं करेंगे, आपको नहीं पता लगेगा। जैसे लग्न कुंडली से आप अपने लाइफ पार्टनर को तो देख सकते हैं जी। लेकिन आपकी इन लॉज में आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, आपके स्पाउस के मित्रगण, उसके नेचर, उसका टेम्परामेंट, ये सब चीज़ें हमें डीप डाइसेक्शन से पता लगती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको पता हो कि सर के पास ये कार है, लेकिन वो कार डीजल है, इलेक्ट्रिक है, पेट्रोल है, वो एसयूवी है, सेडान है, क्या है वो आपको नहीं पता लगेगा जब तक कि आप डीपली जाके उसको एनालाइज ना करें, या आप इवन मेरे से पूछें कि इस कौन सा मॉडल है सर, कितने की खरीदी थी। सिमिलरली बच्चों के बारे में, माता पिता के बारे में, आपकी कुछ ऐसी वासनाएं, कुछ ऐसे पेंडिंग कर्म, वो आपको लग्न कुंडली से नहीं पता लगते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और आपको बुखार हो, तो वो बोलेगा कि ठीक है, हम आपको बुखार की मेडिसिन देती है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि वो बुखार क्यों है, उसके पीछे पेट की इन्फेक्शन है, गले की इन्फेक्शन है, क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक भाव का एक डीपेस्ट डाइसेक्शन दिया थ्रू अ फॉर्मूला, और वहाँ से हम मैनुअली भी सभी डिविजनल चार्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आज आपको सॉफ्टवेयर में दिखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि केवल 16 डिविजनल चार्ट्स ही क्यों, षोडश वर्ग क्यों ही बोला गया? और अगर आप प्राश्रहोरा शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर श्लोक है मुनि पराशर का, जिसमें उन्होंने इन पर्टिकुलर 16 डिविजनल चार्ट्स के बारे में ही चर्चा की है और कोई चार्ट के बारे में बात नहीं की। तो जब हमने इसका फर्दर शोध किया तो हमें ये पता लगा कि कलयुग के जो पालनहार हैं, कलयुग के जो भगवान हैं, वो भगवान जगन्नाथ अर्थात भगवान कृष्ण हैं। और ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सीधे सीधे भी कहा था कि मैं भगवान हूँ, सब कुछ मेरे में है, जब उन्होंने अपना एक विराट रूप दिखाया। और जब उनका एक बाल रूप था, बाल रूप में भी उन्होंने दिखाया था कि पूरा संसार मेरे पास है, और उस विशाल रूप में भी उन्होंने दिखाया कि पूरा संसार जो है वो मेरे ही अंदर है, मेरे ही अधीन है। अब जब भगवान कृष्ण का हमें ये सिस्टम समझ में आया कि ये तो हमारे पालनहार यही हैं इस कलयुग में, तो मुनि पराशर ने ये जाना कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ पर आपका मन होगा, अर्थात वहाँ पर आपके मन की एक ऐसी शक्ति विराजमान होगी जो भगवान कृष्ण के साथ जुड़ सकती है। अब एक चीज़ और देखिए इसमें कि जब चंद्रमा की बात होती है ना, तो चंद्रमा में पूर्णिमा की बात होती है, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, 16 कला संपूर्ण। वो 16 कला संपूर्ण केवल एक ही पुरुष है और वो भगवान कृष्ण है। अब ये जो 16 डिविजनल चार्ट्स आप अपनी कुंडली में देखती हैं, ये बेसिकली भगवान कृष्ण की 16 कलाएं हैं, जिनको अचीव करते करते
आप मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जब आप जानना चाहते हैं कि एक इंसान बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उसकी अंदर की वासनाएं कैसी हैं, एग्जैक्टली अंदर से कैसा है वो अंदर से कैसा है। एक बहुत अच्छी दिखने वाली मैरिड लाइफ, उसकी एक्सट्रीम रियलिटी क्या है। कभी कभी आप देखते हैं ना फेसबुक पे और इंस्टा पे बहुत हैप्पी कपल्स जो नज़र आते हैं, उनके अंदर उतनी ही कड़वाहट और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती हैं रियल लाइफ में। आप ऐसा एक्टिंग क्षेत्र में बहुत देखेंगे कि जो आपको कुछ बहुत बड़े सितारे आपको दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, टेक्निकली वो वैसे नहीं होते, जस्ट टू शो। और कभी कभी आप किसी को बहुत फिट देखेंगे लगन से, यानी कि लगन कुंडली से दिखेगा अपीयर टू बी वेरी फिट, लेकिन आप देखेंगे कि उनका 35-36 साल में ही उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट। सो वो जो डीप डाइसेक्शन है जीवन के उन एस्पेक्ट्स की जो टेक्निकली भगवान कृष्ण की 16 कलाएं हैं, यही हमारे षोडश वर्ग 16 डिविजनल चार्ट्स हैं। अगर आप नवमांश की बात करें या लग्न कुंडली की बात करें, D10 कुंडली की बात करें, इनका एक पर्टिकुलर टाइम है चेंज होने का, एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन है, परंतु ये है 16 कलाएं। ये वो कलाएं हैं जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप इसमें परिपूर्ण हो जाइए। आप जैसे अगर आपको थोड़ा सा मैं 4-5 कलाएं ही बताऊं जी, तो दया, धैर्य जिसको हम पेशेंस कहते हैं, राइट, किसी को क्षमा करने की एबिलिटी, खुश रहने की एबिलिटी, अच्छा डांस करने की, अच्छा बात करने की एबिलिटी, राइट, आपको तपस्या करने की जो एबिलिटी है आपके अंदर, क्षमा करने की एबिलिटी है आपको, ये सारी कलाएं जो हैं वो भगवान कृष्ण की हैं। और आप एक एक डिविजनल चार्ट को इन कलाओं के साथ जोड़ सकते हो। जैसे जो कर्म करने की एबिलिटी है वो आपको D10 चार्ट में मिलेगी। तपस्या, वासनाएं जो है आपके जीवन की, अगर उसको छोड़ना है तो आपको अपने कर्मों को देखना है, वो आपको D60 में मिलेगा, षष्टियामशा चार्ट के अंदर। तो टेक्निकली उन 16 कलाओं को एक बेस रखकर मुनि पराशर ने ये 16 इम्पॉर्टेंट डिविजनल चार्ट को एक पूरे श्लोक में पराशराहोरा शास्त्र में लिखा है, जो कि कलयुग का आधार है। जब तक हम उसको डीपली एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम किसी के प्रोफेशन, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी सुख सुविधा, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, रिश्तेदार, उनकी बीमारियाँ, उनकी मेंटल स्थिति, क्वांटम ऑफ वेल्थ, ये सब चीज़ें हम नहीं देख पाएंगे जब तक हम वर्ग कुंडलियों से इनपुट नहीं लेते हैं। वाह, तो सर अब इसी से हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ग कुंडलियों को हम डिस्कस करेंगे। जी। आप मुझे बताइए कि क्या हमें D9 से स्टार्ट करना चाहिए या फिर D9 के अलावा और कौन से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली हम D9 को जानते हैं जो शादी के लिए है, बच्चों के चार्ट को जानते हैं, D10 को जानते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, और टाइम का भी यहाँ पे मैं रोल जानना चाहूँगी सर, क्योंकि ना कभी कभी लोग अपने टाइम को लेकर कुछ मिनट्स का कन्फ्यूजन होता है उन्हें, तो अगर वो टाइम बदल जाए तो कौन सा चार्ट बदलेगा, ये बातें करना देखो, ये दो अलग अलग फैक्टर्स हैं जो आपने हमें बताए हैं। अभी मेरे जो गुरुदेव हैं वो हमेशा ये कहते थे, नवनीत आप ये अज्यूम करो कि जो भी टाइम ऑफ बर्थ आपके पास आ रहा है वो एक्यूरेट नहीं है। अच्छा, ये अज्यूम करो, अज्यूम करके चलिए आप। ओके। क्योंकि उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। पहली बात तो 99% लोगों को ये ही नहीं पता कि एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है। जब आपने पहली सांस ली, क्या वो एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ है? राइट। या जब आप यूट्रस से बाहर आ रहे थे, दैट इज द टाइम ऑफ बर्थ? या आपको जब जमीन पे, भूलोक में हम आए, वहां पर आपने जमीन को टच किया, दैट वाज द टाइम ऑफ बर्थ? या आपकी जब एम्बिलिकस कॉर्ड को काटा गया, दैट इज कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ द बर्थ, राइट? तो इसमें अलग अलग श्लोक, अलग अलग फैक्टर से एक चीज रूल आउट होती है कि एक बच्चे का टाइम ऑफ बर्थ वो माना जाता है जब उसकी एम्बिलिकस कॉर्ड को काटा जाता है। दैट इज द टाइम, दैट मोमेंट आपको नोट करना चाहिए, दैट इज द टाइम ऑफ बर्थ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब ब्रह्मा जी की क्रिएशन हैं
और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नाभि से हुई है। तो नाभि के साथ आपकी उत्पत्ति और वो स्नैपशॉट जहाँ से आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो वो जो अकाउंट ऑफ योर कर्म स्टार्ट होता है वो आपके एम्बिलिकस कॉर्ड को कट करने के बाद होता है। सो अगर आप कोई भी व्यूअर सुन रहे हैं और आपके घर में कोई संतान की प्राप्ति होने वाली है, तो आप किसी भी डॉक्टर या किसी भी नर्स को एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ वो कहेंगे जब बच्चे की एम्बिलिकस कॉर्ड को काटा सर इट्स सो रेयर, ये तो बहुत कम केसेस में कोई नहीं लिखता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका टाइम में 1-2 मिनट या 3 मिनट की वेरिएशन हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। अब जो सबसे छोटी वेरिएशन है वो D60 चार्ट के अंदर है, षष्ठी आमशा। अब मैं आपको D60 का भी लॉजिक बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं टाइम पीरियड बताता हूँ कि कितने समय में कौन से चार्ट जो है आपके बदल जाते हैं जी। अब मैं एक एक करके आपको सभी डिविजनल चार्ट्स के बारे में बताता हूँ, जो हम 16 डिविजनल चार्ट कंसिडर करते हैं। सबसे पहला आपकी लग्न कुंडली है D1। उसके बाद जो अगला चार्ट देखा जाता है वो D2 है, राइट, जिसको कि हम वेल्थ का चार्ट भी बोलते हैं। D3 चार्ट है, ये सिस्टर्स, सिबलिंग्स, आपके पराक्रम, आपकी सेक्सुअल कैपेबिलिटी, ये D3 चार्ट से देखी जाती है। D4 चार्ट से आपके फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टीज़, आप घर बनाएं, कि आप फ्लैट बनाएं, आप ज़मीन पे फार्म हाउस बनाएं, आप बंगलो खरीदें, या आप सबसे ऊपर वाली मंजिल में एक बहुत बड़ा सा घर लें, या आप बेसमेंट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, आपके घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें D4 की डीपेस्ट डायसेक्शन से देखा जाता है। D4 के बाद जो अगला चार्ट है वो D7 चार्ट है, जो प्रोजनी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बच्चों को जो है रिप्रेजेंट करता है। D7 के बाद D9 चार्ट है। D9 हमारे पूर्व जन्म के भाग्य को और हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। D9 एक बहुत बड़ा चार्ट है। हमारे रुद्रा वैदिक एकेडमी में D9 को कम से कम 3 महीने तक पढ़ाया जाता है। 3 months, wow. इतने उसके लेक्चर जो हैं हमारे पास हैं। इसी प्रकार D10 जो चार्ट है ये हमारे वर्क कर्म की स्थली है। तो आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा होगा, आप लग्जूरियस ऑफिस में काम करेंगे या आप सड़क पे अपना लैपटॉप लेकर कहीं पर आप काम कर रहे होंगे। ऐसे भी मैंने कई प्रोजेक्ट्स में देखा है कि आप सड़क पे बैठ के काम कर रहे हैं, या आपका एटीट्यूड कैसा होगा काम की तरफ। ये सब चीज़ें जो हैं जो D10 चार्ट से देखी जाती हैं। फिर आपका जो है द्वावदंशा चार्ट जो है देखा जाता है। द्वावदंशा D12 चार्ट है, आपके पेरेंट्स, एंसेस्टर्स के बारे में इस बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। D12 चार्ट के बाद आपका D16 है। ये आपकी गाड़ी, कन्वेंस, व्हीकल्स, कौन सा कलर होना चाहिए, कैसी गाड़ी होनी चाहिए, आप सेडान खरीदें। देखिए, मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी पहली गाड़ी को संभाल के रखा, या एक ऐसी गाड़ी या ऐसा बाइक आपके घर में आया जिसके बाद शोहरत की कोई कमी ही नहीं रही, राइट। आप बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से बिजनेसमैन, भाग्यशाली कोई चीज़ है आपके जीवन में। तो वो D16 से आप देख सकते हैं कि आपका व्हीकल कैसा होना चाहिए और किस दिन आप खरीद सकते हैं, कौन सा कलर होना चाहिए। इवन कि जो D16 के अंदर कुछ साउंड्स दिए गए हैं जो आपकी कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको ये भी पता लग जाता है कि आपको उस साउंड से मिलते जुलते ब्रांड की अगर आप खरीदते हैं तो वह आपके D16 के जो थीम है, जो फ्लेवर है, उसके साथ जो है वो सिंक्रोनाइज कर जाएगी। और जब मुनि प्राशर ने D16 के बारे में लिखा तब तो ये ब्रांड्स के नाम होते नहीं थे, लेकिन साउंड्स होते हैं। अच्छा, तो साउंड के बेसिस पे, जैसे नक्षत्र के साउंड्स होते हैं, उस साउंड के बेसिस पे आप ये देखिए कि कौन से नाम, कौन से ब्रांड्स की गाड़ियाँ हैं, तो उसके साथ आप जुड़कर भी एक बहुत लकी कार, एक लकी व्हीकल अपने लिए निकाल सकते हैं। ये D16 चार्ट से पता लगता है। D16 के बाद D20 चार्ट, जिसको विमसामसा कहा जाता है। विमसामसा जो चार्ट है ये आपकी हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को बताता है कि आप क्या ये आपका जन्म मोक्ष के लिए है, आप कितने स्पिरिचुअली एनहांस होंगे अपने जीवन के अंदर। ये D20 बताता है ना। अब D20 के बाद अगला D24 चार्ट है जो आपकी हायर नॉलेज, हायर एजुकेशन
को रिप्रेजेंट करता है कि आपका नॉलेज का स्टैंडर्ड कैसा होने वाला है, आपकी डीप डिज़ायर ऑफ नॉलेज कौन सी है। इसी प्रकार D24 के बाद D27 जो चार्ट है, ये भी एक बहुत पावरफुल चार्ट है। D27 के अंदर आप अपने जीवन में ये देख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में किस लेवल पे पॉजिटिव हैं। D27 एक भामसा चार्ट है। D27 आपको आपकी डीप स्ट्रेंथ और आपकी डीप वीकनेसेस के बारे में बताता है कि कभी कभी हमारे पास कई सारी कंसल्टेशंस आती है, कहते हैं नवनीत सर आपने इतना अच्छा बताया, अब आप हमें ये भी बताओ कि हमारे अंदर वीकनेस कौन सी है, राइट। तो क्या एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे अपनी लाइफ में, या एक पर्टिकुलर दशा के अंदर आपकी वीकनेस एक्सपोज हो जाएगी। कभी कभी बहुत मेंटली स्ट्रांग दिखने वाले लोग इमोशनली बहुत वीक होते हैं, राइट। तो वो जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं आपकी, वो D27 चार्ट से देखी जा सकती हैं। इसके बाद जो अगला चार्ट है वो D30 चार्ट होता है। D30 आपके मिसफॉर्च्यून्स को बताता है। हमने D30 अपने रुद्रा वैदिक एकेडमी में कम से कम 4 महीने तक हमने उसके ऊपर शोध किया, जिसमें आपकी एक ऐसी वीकनेस जो जेलसी का रूप ले लेती है, जो आपको जेलसी बन जाए। जी, जेलसी एक वीकनेस ही है, ईर्ष्या, राइट, या आपका क्रोध, या आपकी काम वासना। और उस पर्टिकुलर काम वासना, क्रोध, जेलसी की वजह से आपको कौन कौन सी मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी, इसको D30 से देखा जाता है। इसको हम त्रिमशामशा बोलते हैं। ऑन द सेम टाइम D30 के बाद जो अगला चार्ट है वो D40 है, खेवदामशा। ये मैटरनल ब्लिस के बारे में बताता है। और जब भी हम मैटरनल ब्लिस के बारे में बात करते हैं तो हम माँ भगवती की बात करते हैं, दुर्गा की बात करते हैं। देखिए, हम ना मजाक में ये भी कहते हैं, और हमारे कई स्टूडेंट्स ने इस पे शोध किया, कि जो D40 चार्ट है, जो बहुत से यहाँ पर यूज़र्स को या जो एस्ट्रोलॉजी इंथ्यूजियास्ट है उनको नहीं पता होगा, इसको हम बिलियनर्स क्लब भी बोलते हैं। बिलियनर्स क्लब D40 चार्ट D40 चार्ट को, कि जहाँ पर हमें क्वांटम ऑफ वेल्थ जो है वो नज़र आता है कि किसका किस लेवल पे क्वांटम ऑफ वेल्थ होने वाला है। तो अगर आप बिलियनर्स के चार्ट को आप देखें और उनके D40 में जाएं, तो मेरे को नहीं लगता कि एक भी बिलियनर ऐसा होगा जिसका D40 के लगन का जो संबंध है बुध के साथ ना हो। मर्क्यूरी इज द प्लैनेट दैट कैन मेक यू अ बिलियनर इन कलयुगा। कलयुग में बुध आपको बिलियनर बनाता है। और आप कोई भी बिलियनर उठाइए और उसका D40 देखिए, उसके लगन का संबंध बुध के साथ होना चाहिए। ओनली देन, नॉट राहु, नॉट जुपिटर, बुध, ओनली बुध। मैं तो मेरा चेक करूंगी, लोग भी करना। ठीक है। तो D40 के बाद D45 जो आपका चार्ट है, ये आपकी पैटर्नल लेगेसी को रिप्रेजेंट करता है कि पिता की लेगेसीज कैसी हैं। और लास्ट इज D60। D60 एक संचित कर्म है। संचित कर्म का मतलब है कि आपने जितने भी जन्म लिए उस जन्म में आप अपने आप को कितना इम्प्रूव कर पाए। D60 में रुद्र भाव देखे जाते हैं, D60 में काम वासना के भाव देखे जाते हैं, कहाँ तक आपकी जर्नी पहुंची है और आप मोक्ष के कितने करीब हैं, ये D60 और सर ये कितने मिनट में चेंज होता है? क्योंकि D60 को लेकर बहुत कंफ्यूजन अब ये एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब मैं एक एक करके इनका जो जिस लेवल पे ये चेंज होते हैं मैं उसके बारे में जी सर हम हर चार्ट के लिए हर चार्ट के बारे में नाउ दैट वी अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ एवरी चार्ट कि हर डिविजनल चार्ट क्या बताता है, जो द मेजर वंस हमने डिस्कस किए। ठीक है। अब देखो, जब भी आपने किसी चार्ट को बनाना है ना, तो आपको उसका नंबर देखकर ये देखना है कि वो किस लगन कुंडली में किस भाव पे जा रहा है। जैसे अगर आप D16 की बात करें, D16, तो अगर आप लगन से काउंट करना शुरू करें तो 12 घर अगर आप मूव करेंगे तो 12वें भाव में आएगा। उसके बाद 13 लगन, फिर 14 सेकेंड हाउस, 15 थर्ड हाउस और 16 फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस की एक डीपेस्ट जो डायसेक्शन है, एक एनालिसिस है इन द सेकेंड राउंड, वो व्हीकल्स हैं। D16 फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर हम D4 की बात करें तो वो घर था। तो इंसान सबसे पहले गाड़ी लेने से भी पहले
चाहता है मेरा घर बने, तो आप घर लेते हो, उसके बाद फिर आप गाड़ियाँ लेते रहो। तो D4 गोज़ टू योर प्रॉपर्टीज़ एंड D16 गोज़ टू योर, वो पूरा चक्कर लगा कर दोबारा से आके चौथे घर पे रुकता है, वहाँ से D16 चार्ट निकलता है, 16 डिविजन्स। अब कितने मिनट में ये चार्ट चेंज होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लग्न कुंडली की बात करते हैं। तो बहुत इजी तरीके से मैं ये समझाने वाला हूँ। लगन कुंडली में अगर आप पहले घर को देखें, जिसको लगन कहा जाता है, वो 0 से 30 डिग्री के बीच में उसकी लेंथ रहती है जी। 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट की होती है, 4 मिनट्स, राइट। सो 30 × 4 इज इक्वल टू 120 मिनट्स। 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे। इसलिए लगन जो है आइडली, एक आइडियल सिचुएशन में अगर 0 पे अगर असेंडेंट रखा जाए तो वो 2 घंटे में बदलता है। मान लीजिए अगर आपका जन्म के समय असेंडेंट की डिग्री 15 है तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में लगन बदल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल वो मिडल में आ गई, राइट। तो आपको जितनी डिग्री है उससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बैलेंस है उससे आपको पता लगेगा कि इतनी देर में लगन चेंज हो रहा है। अब जैसे मान लो किसी का अगर लगन 1 डिग्री पे आ गया, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि अगर 4 मिनट पीछे हो जन्म का समय तो लगन बदलता है, लेकिन 116 मिनट आगे लगन नहीं बदलेगा, क्योंकि असेंडेंट की जो डिग्री है वो 1 डिग्री है। ओके, तो ये इतना नुआंस्ड है। हाँ, वाओ, राइट। तो अगर किसी ने मुझे जन्म का समय मनाओ 8:50 बताया और उसकी डिग्री 1 डिग्री है, तो मुझे ये मालूम होगा कि 8:45 पे ये बदला हुआ होगा, पिछला लगन आ जाएगा, लेकिन आगे 1 घंटा और अप्रॉक्सीमेटली 55 मिनट तक ये लगन नहीं बदलने वाला है, क्योंकि डिग्री 1 डिग्री है उसकी। इसी प्रकार अगर 29 डिग्री होगी तो अगर टाइम को हम 4 मिनट आगे ले जाएंगे, 8:50 से 8:54 ले जाएंगे तो लगन बदल जाएगा, अगला लगन हो जाएगा। लेकिन पीछे अगर टाइम जाता है तो 2 घंटे तक लगन नहीं बदल रहा है। तो इस प्रकार लगन कुंडली बदलती है कि पूरा लगन 60 + 60 यानी कि 120 मिनट्स का 2 घंटे का लगन होता है। इसीलिए 12 लगन होते हैं, 12 × 2 24 आवर्स, तो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। सर यहाँ पे जो आपने लग्न की डिग्री की बात की, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बहुत लोगों को ये देखा है कि वो लग्न की डिग्री से नवमांश का लग्न भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए नवमांश को कैलकुलेट कैसे होता है? देखिए आपको लगन की डिग्री से हर डिविजनल चार्ट कैलकुलेट, क्योंकि हर एक डिविजनल चार्ट का तो लगन होगा ही। यस, हाँ। तो हर डिविजनल चार्ट का जो लगन है वो आपके बेसिक लगन कुंडली की डिग्री से ही निकलेगा, उतने डिविजन्स करके विद द फॉर्मूला। सो ऑलवेज लगना जो है वो लगन से ही निकलेगा, राइट। असेंडेंट की एक डिग्री होगी, वही डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला से आपके सारे डिविजनल चार्ट्स निकलेंगे, राइट। अब बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि लग्न कुंडली 2 घंटे में चेंज होती है, लेकिन वो 1 मिनट में भी चेंज हो सकती है अगर आपका असेंडेंट डिग्री बिल्कुल एज पे है। हाँ, या तो 29 है या फिर 1 है। 29.30 भी हो गया, तो आपके पास सिर्फ 2 मिनट का समय है, राइट। 0 डिग्री है और आगे 4 मिनट हो गया, तो बहुत जल्दी 1-1.5 मिनट में ही लगन बदल जाएगा। तो ऐसे जो केसेस आते हैं उनको 100% रेक्टिफिकेशन की जरूरत होती है कि उनके हम ट्रेट्स, कैरेक्टर, टेस्ट, क्योंकि लगन से तो सब कुछ पता लगता है, उनकी बात करने का तरीका, उनकी प्रतिष्ठा, वो कैसे हैं, उससे हम लगन डिसाइड कर लेते हैं। और मैं ये भी क्लियर कर दूं ऑडियंस को, ये जो हम डिग्री की बात कर रहे हैं ये आपके लग्न हाउस की डिग्री है, ना कि जो लग्न में प्लैनेट बैठा है। डोंट कंफ्यूज इट कि अगर सन बैठा है तो आप सन की डिग्री देख रहे हैं। एक लग्न की भी डिग्री होती है जो भी आप ऐप पे खोलेंगे, जैसे लगन लिखा हो या ASC असेंडेंट लिखा हो, उस डिग्री की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो लगन कुंडली हो गई। इसके बाद अब आपके पास D2 चार्ट है। अब आप D2 का मतलब सेकंड डिवीजन, 15-15 डिग्री की जो 2 डिवीजन है उसको हम D2 बोलते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर जो D2 चार्ट रहता है उसको आप सिंपली, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 120 मिनट जो था उसको 2 से डिवाइड कर देना। लगन जो था 120 मिनट का था, 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 मिनट्स आ जाएगा। तो D2 चार्ट हर 1 घंटे में बदलेगा, आफ्टर एवरी 1 आवर। अगर हम D3 चार्ट की बात करें तो आप उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए 120 मिनट को,
तो 120 मिनट को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 40 मिनट्स में बदल जाएगा। तो D3 चार्ट जो है आपका एवरी 40 मिनट्स बदलेगा। और यहाँ पे भी हमें वही एजेस को दिमाग में रखना है कि बिल्कुल स्टार्टिंग और बिल्कुल दैट फॉर्मूला रिमेन्स द सेम कि हो सकता है कि आपका जन्म उस समय हुआ हो जब D3 की डिग्री 39th मिनट पे हो। तो अगर ऐसा हुआ है तो आपका D3 चार्ट 1 मिनट में भी बदल सकता है, जो कि 40 मिनट्स में बदलने वाला था। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई होगा। अब D4 चार्ट है, अब वो 4 है, 4 को आप 120 से डिवाइड कर दीजिए तो D4 चार्ट एवरी 30 मिनट्स में बदल जाएगा, 30 मिनट के अंदर वो बदल जाएगा। D7 को आप 120 को 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आप करेंगे तो 17 मिनट अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो 17 मिनट में आपका जो है D7 चार्ट बदल जाएगा। नवांश की अगर आप बात करते हैं तो 120 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो 13 मिनट्स, 13 मिनट में आपका नवांश बदलता है। 13 मिनट जी, और 13 मिनट एक बहुत पावरफुल मिनट माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? जब आप सुबह सुबह सूर्य उदय को देखते हैं ना, तो जब सूर्य उदय होराइजन से ऊपर आ रहे होते हैं तो उसका जो समय होता है वो 9 मिनट से 13 मिनट का होता है, विच इज़ इक्वल टू द टाइम चेंजिंग ऑफ नवांशा। तो नवांशा यहाँ पे भी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है क्योंकि नवांशा हमारा इमीडिएट पिछला जन्म है। नवांशा से आप अपनी शादी, नवांशा से आप अपना प्रोफेशन, अपनी हेल्थ, अपने इन लॉज, अपने रिलेशनशिप्स, स्पाउस के ट्रेड्स, टाइमिंग ऑफ मैरिज, ये सब चीजें आप नवांश से देख सकते हैं। आपने कहा इमीडिएट पिछला बर्थ, इमीडिएट पास्ट जो अभी जस्ट में से हम जहाँ से आप संचित कर्मों से जो कर्म उठाकर लाए हैं और आपने भुगतने हैं, उसकी डीपेस्ट डायसेक्शन D9 चार्ट है, जहाँ से आपको आपके ग्रहों की डिग्निटी भी पता लगती है कि किस तरह की डिग्निटी है। जैसे अगर एक ग्रह उच्च का है लगन में और वो नवमांश में नीच का हो गया तो दैट मीन्स कि शुक्र से रिलेटेड पिछले जन्मों में आपके कर्म अच्छे नहीं थे, इस जन्म के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी है उन कर्मों को सुधारने की। मतलब लग्न में अच्छा है लेकिन नवमांश में नीच का हो गया। जी, तो आपके पिछले जन्म में कर्म अच्छे नहीं थे शुक्र को लेकर, तो फिर D1 में अच्छा क्यों मिला सर? क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि कुछ एक कर्म आपने अच्छा किया होगा जिसकी वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो सर यहाँ पे वो इंसान D1 की तरह एक्ट करेगा या D9 की तरह? दोनों की तरह। इनसाइड, डीप इनसाइड वो D9 की तरह करेगा, लेकिन उसकी जो एनवायरनमेंट होगा उसे इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता जाएगा भगवान की दया से, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाएगा। सो जब भी हम ज्योतिष में किसी को कंसल्टेशन भी देते हैं तो हमारा सबसे बड़ा एम जो होता है वो ये कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें, आप अपने अंदर जाएं, अपनी कुंडली की थीम को समझें, अपने प्रारब्ध को समझें। जब तक आप अपने प्रारब्ध को नहीं समझेंगे, आप अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। ये कहाँ पर आपकी गलती थी जो अब नहीं होनी चाहिए। भगवान गलती माफ करते हैं, लेकिन रिपीटेड मिस्टेक्स जो है वो हमारे कर्म बनाते हैं, राइट? तो आप गलती कर सकते हैं, पैटर्न बन जाता है जिसको हम तोड़ना चाहते नहीं और टूटता भी नहीं। एग्जैक्टली, राइट? तो इस प्रकार अगर हम D9 की बात करें तो 9 को आप 120 से मिनट से डिवाइड करो तो 13 मिनट, तो 13 मिनट में D9 बदल जाता है। अगर आप D10 की बात करें तो आप 10 नंबर है उसको आप 120 से डिवाइड करेंगे तो 12 मिनट में आपका जो D10 चार्ट बदल जाएगा। D10 के बाद D12 चार्ट आता है, आप 12 को 120 से करो तो D12 चार्ट जो है वो आपका 10 मिनट में चेंज हो जाएगा, राइट? एवरी 10 मिनट्स D12 विल कीप ऑन चेंजिंग। इसी प्रकार अगला D16 है। अब 16 को 120 मिनट से डिवाइड कर दीजिए तो 7 से 8 मिनट में आपका D16 चार्ट जो है वो बदल जाएगा। D16 के बाद हम अगला D20 देखते हैं। 20 को आप 120 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिनट के अंदर अंदर आपका D20 बदल जाएगा। 24 को अगर आप 120 से डिवाइड करते हैं D24 को, तो 24 डिवाइडेड बाय 120 इज अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स। तो D24 चार्ट 5 मिनट में बदल जाता है।
अब अगर आपका उसका एज बिल्कुल वो 1 मिनट पे है तो 1 मिनट में भी बदल सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो D24 लेगा वो 5 मिनट के आसपास होगा। ओके, 5 राइट मिनट्स में हो जाएगा। अगर D24 के बाद 27 में जाएं तो D27 का 27 उठाइए, 120 मिनट से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आपका नीचे बचेगा, दैट विल बी क्लोज टू 4 to 5 मिनट्स, 4 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। 4 मिनट में D27 आपका बदल गया। अब D30 है, D30 को अगर आप डिवाइड करेंगे 120 से तो अगेन अप्रॉक्सीमेटली 3.5-4 मिनट में आपका जो है D30 चार्ट आपका बदल जाएगा। D40 3 मिनट में बदल जाएगा, 40 को 120 से डिवाइड किया। D45 2.5 से 2.25 मिनट में आपका बदल जाएगा, और D60 जो है 2 मिनट 2 में। मिनट्स। लाइक सो हम ये कहते हैं कि कभी कभी D60 एवरेजली 45 सेकेंड से 2 मिनट के बीच में बदलता है, क्योंकि उसका भी जो असेंडेंट डिग्री है D60 वो भी एज पे हो सकता है ना। जी। तो कभी कभी 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, 20 सेकेंड में D60 आपका चार्ट जो बदल जाता है। तो अब इसका फायदा क्या है? इसका एग्जैक्टली, फायदा कि जो भी व्यूअर देख रहा है वो कैसे अपना रेक्टिफाई जी, करेगा। उसका फायदा सबसे पहले तो ये है कि आप अपने नवमांश को देखिए। देखो, एक प्रिंसिपल मैं यहाँ पे सभी चार्ट्स के लिए बताना चाहूँगा, जितने भी षोडश वर्ग चार्ट हैं। किसी भी डिविजनल चार्ट का जो पहला भाव है, पहला घर है, जो कि D1 यानी कि लगन कुंडली में पहला लगन माना जाता है, किसी भी डिविजनल चार्ट का पहला घर उस चार्ट से रिलेटेड इंसान का एटीट्यूड है, ओके, नजरिया। सपोज करो हम D9 की बात करते हैं, स्पाउस की बात करते हैं। मान लीजिए अगर D9 कुंडली के लगन में ही किसी का शनि बैठा हो, तो आपका एटीट्यूड जो मैरिज की तरफ है वो शनि जैसा है, कर लेंगे, देखेंगे, अभी नहीं, मुझे करियर देखना है। ओके। इसलिए अगर आपके किसी के भी कुंडली में D9 के लगन में शनि बैठा है तो हमारी एक स्ट्रेट प्रेडिक्शन होती है कि आपकी जो विवाह का जो एटीट्यूड है वो इतना जल्दी नहीं है, कोल्ड अप्रोच है आपकी। लेकिन उसका लगन लॉर्ड D9 का ही लग्नेश बड़ी अच्छी स्थिति में बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एटीट्यूड तो इतना पॉजिटिव नहीं था शादी के लिए, लेकिन आपकी शादी बड़ी अच्छी हुई। और सर मान लीजिए जैसे D1 के फर्स्ट हाउस में कुछ बैठा नहीं है, तो वहां पे हमें लगन लॉर्ड को देखना है। इसी प्रकार अगर D9 में कुछ नहीं कोई बैठा है तो आप देखेंगे कि D9 के लगन पे किन पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑस्पिशियस या इनऑस्पिशियस, बेनिफिक या मेलेफिक ग्रहों की दृष्टियां हैं। ओके। मान लो अगर D9 के लगन में भी कोई ग्रह नहीं बैठा, लेकिन शनि की दृष्टि है उसके ऊपर, तो भी आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज इज नॉट वेरी पॉजिटिव। लेकिन अब हमारे पास आते हैं कोई, वो कहते हैं नहीं सर, मेरा तो मन बहुत ज़्यादा था शादी पे, और मेरी 24 साल में शादी भी हो गई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके D9 में रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। तो हम टाइम को आगे पीछे करके देखेंगे और देखेंगे कि आपका D9 कितने मिनट में बदल रहा है। ओके, राइट। तो वो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा कि आगे इतना समय करने से बदल रहा है या पीछे इतना समय करने से बदल रहा है। फिर उसकी क्विक मैरिज थी। क्विक मैरिज देने वाले ग्रह D9 के लगन में शुक्र हैं, चंद्रमा है, बृहस्पति, जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। बेसिकली चंद्रमा और शुक्र बहुत अच्छा एटीट्यूड दिखाते हैं। इवन सूर्य भी सेक्रीफाइसिंग होता है कि चलो शादी कर लेते हैं, राइट। तो वो एक अच्छे कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मान लीजिए मरकुरी है, तो हम उससे एक बात और पूछते हैं कि क्या आप बहुत स्पेसिफिक थे अपनी शादी को लेके कि ऐसा ही पर्सन होना चाहिए? वो स्पेसिफिक एक परसेप्शन बनाना, वो स्पेसिफिक एक थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में बनाना, एक पिक्चर तैयार करना अपने स्पाउस की, और फिर लोगों को मैच करते रहना उस स्पाउस के साथ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये एटीट्यूड मरकुरी का है। तो ये हम नवमांश की बात कर रहा हूँ अभी मैं D9 में। तो आप देखेंगे कि नवमांश में जिनके लगन में बुध बैठे हैं, या नवमांश में जिनका लगन बुध का है, जैसे मिथुन या कन्या, उन लोगों से हम पूछते हैं कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड कैसा है स्पाउस के लिए। सर इसमें इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी पढ़ाई होनी चाहिए, इतना रंग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, 2 भाई बहन में से एक ही होना चाहिए, वो घर से दूर रहता हो, मेट्रोपॉलिटन में हो। हम बोलेंगे आप ऐसे शादी नहीं कर सकते, बिकॉज दैट गिव यू दोस चाइल्डिश एटीट्यूड टूवर्ड्स योर मैरिज। सर लेकिन उसमें उसकी क्या गलती? उसकी तो प्लेसमेंट ही ऐसी है। देखिए प्लेसमेंट है,
गलती भी कोई नहीं है, लेकिन ज्योतिष अगर आपको कुछ बता रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें और उस पर काम करें। एग्जैक्टली राइट। कई लोगों का मिथुन और कन्या लगन में मैरिज डिले होने का कारण ये है, और ऊपर में अगर मान लीजिए शनि भी बैठ जाए और फिर मान लीजिए कि वहां पे मंगल भी बैठ जाए, तो अगर 2 क्रूर ग्रह बैठ गए, जेमिनाई लगन था नवमांश में, तो हम ये कह सकते हैं कि आपको विवाह करने में काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और वही उसके लग्नेश बुध के साथ राहु बैठ जाए तो उनके रिश्ते होके भी टूटने लग जाते हैं। तो वो आपका एटीट्यूड है। इसी प्रकार अगर हम D10 चार्ट की बात करें, जो हमारा कर्म है, तो अगर मान लीजिए आपके D10 चार्ट में शनि बैठा हुआ है, तो आपका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, क्योंकि शनि मेहनत करवाते हैं। तो आपका माइंडसेट ही होगा कि मैं मेहनत से दुनिया जीत लूँगा। लेकिन वहीं अगर बुध बैठा हो तो आपको लगेगा कि हम स्मार्ट वर्क करेंगे। अगर बृहस्पति बैठा हो तो आपको लगेगा हम डेडिकेटेड काम करेंगे, सच्चाई के साथ एथिकल काम करेंगे। इसी प्रकार आपका शुक्र बैठा हो तो आप बहुत लग्जूरियस और बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एटीट्यूड रखते हैं। शुक्र फाइनेंसिस का बहुत बड़ा कारक है D10 के अंदर। सो योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट टुवर्ड्स योर वर्क विल बी सुपर्ब। तो ऐसे सभी डिविजनल चार्ट, जैसे पेरेंट्स का अगर डिविजनल चार्ट देखें, हम बच्चों के लिए अब प्रोजनी की अगर हम बात करें तो हम D7 चार्ट देख रहे हैं, तो D7 में जो लगन में ग्रह बैठा हुआ है वो आपका एटीट्यूड दिखाता है टुवर्ड्स हैविंग किड्स और नॉट। दूसरी बात है कि आपके बच्चे कंसीव होंगे नहीं होंगे, आपको अबॉर्ट हो जाएगा या आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक रहेगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उससे पहले ये देखना होता है कि क्या आपका एटीट्यूड भी है, आपकी इच्छा क्या है उस चीज को। इच्छा ही नहीं है अगर बच्चों की, तो फिर बाकी सब क्वेश्चंस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देख रहे हैं। इसी प्रकार अगर आपका D16 है, गाड़ियों की बात करते हैं, अगर लगन में ही आपकी कुंडली में शनि आके बैठ जाए तो ऐसे लोगों का एटीट्यूड होता है कि पैसे बचाओ, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं। अगर बुध आके बैठ जाएगा तो आपको कलरफुल गाड़ियाँ, राइट, जो बच्चों को पसंद होती हैं, राइट, फरारी हो गई, फास्ट मूविंग कार्स। चंद्रमा आ जाएगा तो यू विल ऑलवेज वांट टू बाय अ वेरी फास्ट कार। सिमिलरली अगर राहु आ जाएगा या राहु का कोई भी संबंध D16 के लगन के साथ बनेगा तो लोग इलेक्ट्रिक कार्स, नई टेक्नोलॉजी, टेस्ला, इसकी तरफ आप प्रभावित हो जाएंगे। कोई भी कार आप उठाएंगे फीचर्स देखकर उठाएंगे कि इसके इतने सारे फीचर्स होने चाहिए, दैट इज D16 लगना, राइट। इसी प्रकार D30 की मैं बात कर रहा था, मिसफॉर्च्यून्स की, आपकी ऐसी वासनाएं जो आप खत्म ही नहीं कर पाए अपने जीवन में। मान लो D30 त्रिमशामशा चार्ट के लगन में बुध आ जाए तो बुध जेलसी का कारक है। आप देखो ना, बुध जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से लेके 12-13 साल की आयु तक, आप 2-6 साल के बच्चों को साथ बिठाओ और उनको बोलो ये आपका है और आपको नहीं मिला है, आउट ऑफ जेलसी वो लड़ते रहेंगे, टीज करते रहेंगे एक दूसरे को। तो D30 के लगन में बुध का आना, आप अभी भी बच्चों की तरह जेलस करते हैं किसी की प्रोग्रेस से। D30 के लगन में D30 के लगन में मंगल आ जाए, आप इतने जन्मों से अपने क्रोध को त्याग नहीं पाए और आप अभी भी आपके अंदर बहुत क्रोध है। सो कभी कभी आपको लगता है अरे मेरी कुंडली में लगन में, राशि चार्ट में लगन कुंडली में मंगल बैठा है, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होता हूँ, है ना। तो कभी कभी आपका लगन इतना अच्छा, बृहस्पति बैठा होता है लगन में, इतने अच्छे ग्रह बैठे होते हैं, लेकिन आप तो आग बबूला रहते हैं। सो आप फटाफट से D30 के लगन में जाएं और आप वो जेलसी, वो एटीट्यूड चेक करें, वो वासना, वो बुरा कर्म जो आप छोड़ ही नहीं पाए जन्मों जन्मों से। अरे D30 में तो मंगल बैठा है, तो ये बताता है कि आप कई जन्मों से अपने क्रोध पे काबू नहीं कर पाए। और ये पूरी स्टोरी D30 बताता है ना कि D1, D9, क्योंकि D30 आपकी डीपेस्ट मेंटल और फिजिकल स्टेट की डायसेक्शन है। ओके। अच्छा चलो, D30 के क्यों हैं, आओ गिनते हैं इसको। हाँ, 12 घर होते लगन कुंडली में, 1 से लेके 12 तक गए तो 12, फिर अगला गया 24 भी 12वें घर पे जाके खत्म हुआ साइकिल। अब लगन 25, सेकेंड हाउस 26, थर्ड हाउस 27, फोर्थ हाउस 28, फिफ्थ हाउस 29 और सिक्स्थ हाउस 30। तो छठे भाव की डीपेस्ट डायसेक्शन D30 चार्ट है। छठा भाव क्या है, हमारी षड रिपुज,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो हम नहीं छोड़ पा रहे होते वो D30 का लगन होता है। ओके। ये चीज हम छोड़ ही नहीं पाए, वो हमारी षड्रिपु है। तो देखिए कितने आसान और लॉजिकल तरीके से आप इस ज्योतिष को समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग। और इस तरीके से तो हम D1 से तो नहीं पढ़ सकते हैं नहीं पूरा। पढ़ सकते आप। D1 में आपको बहुत प्रेजेंस एटीट्यूड बड़ा अच्छा है, लेकिन डीप डायसेक्शन उनके एटीट्यूड की जो जन्मों जन्मों से है, हाँ, जो आपको तब समझ में आता है जब आप किसी के पर्सनल लाइफ के साथ जुड़ते हैं। आप देखें, मेरे हस्बैंड तो शादी से पहले बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो आपको 2 घंटे मिलते थे, बेस्ट ड्रेस में मिलते थे, आपके साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, टी कॉफ़ी पीते थे। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो वो किस लेवल पे उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, वही एक डिसेंट दिखने वाला इंसान इतना बदतमीज कैसे हो गया, राइट। तो हमें वो देखना है। ये वासनाएं आप D30 से देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप फिजिकल हेल्थ को देखना चाहते हैं ना, तो आप त्रिमशामशा चार्ट के अष्टम भाव को देखिए। अष्टम भाव में अगर राहु, मंगल, चंद्र, शनि ऐसे ग्रह हैं तो 100% आपको फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, स्पेसिफिकली उन महादशाओं या उन अंतरदशाओं में जो D30 के अष्टम भाव में ग्रह बैठे हैं। इसी प्रकार अगर D30 चार्ट के दशम भाव में 10th हाउस के अंदर, जो कि कार्य होता है उसका, वहाँ पर अगर मेलेफिक्स बैठ जाएं तो लोग मेंटली, साइकोलॉजिकली वहाँ पर सफ़र करते हैं। मान लीजिए चंद्रमा और राहु बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं पर वो आपके मन को ग्रहण लगा देते हैं, और ऐसे लोग साइकिक, मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अगर चंद्रमा के साथ मंगल दशम भाव में बैठे हैं या शनि बैठे हैं तो विष योग बन जाता है, या अगर मंगल शनि बैठे हैं तो ऐसे लोग मेंटली बार बार बदलते रहते हैं, वो कोई भी एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। अब ये डीप डायसेक्शन जो है रंगोली जी, आपको लगन कुंडली में नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली सर, राइट। इसी प्रकार अगर हम D3 चार्ट की अगर हम बात करें, वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को, आपके नए स्टार्टअप्स को, आपके सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो काम त्रिकोण का पहला भाव है। अब D3 के अंदर भी आपका सोमनाथ दृक्खाना चार्ट होता है, जगन्नाथ दृक्खाना चार्ट होता है। जगन्नाथ दृक्खाना चार्ट जो आपकी स्पिरिचुअल पराक्रम को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार सोमनाथ दृक्खाना चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका सेक्सुअल जो पावर है या आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ है वो कैसी होगी, आपका एटीट्यूड कैसा होगा। मान लीजिए कि हम D3 सोमनाथ चार्ट को देख रहे हैं और लगन में ही राहु बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स फिजिकल रिलेशनशिप कैसा होने वाला है। D3 जगन्नाथ चार्ट की एक इम्पॉर्टेंस है कि तीसरे लगन कुंडली का तीसरे भाव का स्वामी, लग्न का तीसरे भाव का स्वामी अगर वो परिवर्तन में नहीं है तो, अगर परिवर्तन में है तो परिवर्तन वाला ग्रह लेंगे। तो वो जो ग्रह है आपके D3 जगन्नाथ चार्ट में जिस भी भाव में बैठा होगा वो आपके जीवन का सबसे बड़ा कार्मिक सेटलमेंट है। जैसे मान लीजिए आप अब्रॉड रह रहे हैं, आपकी कुंडली में अब्रॉड के सारे योग बहुत अच्छे हैं, लेकिन लग्न कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी अगर दिखाना भी 3 प्रकार के हैं। D3 हो रहा है, D3 जगन्नाथ, D3 सोमनाथ। तो D3 जगन्नाथ चार्ट के चौथे घर में आके बैठ गया, तो आप जितना मर्जी जोर लगा ले, आप अच्छे बैठे हो, आपको अपनी मातृभूमि के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आइदर यू विल हैव टू कम बैक और यू विल हैव टू वर्क फॉर योर मातृभूमि, फॉर योर मदर, फॉर योर फैमिली। अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो आपका जीवन संतान को देते हुए निकलता है, आपका बहुत बड़ा कार्मिक सेटलमेंट टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन है। तो इस तरह से हम D3 को भी देखते हैं। अब D4 चार्ट में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, नवनीत सर, हम एक बंगलो खरीदें या फ्लैट लें, कौन सा हमें ज़्यादा सूट करेगा। अब चतुर्थांशा जो चार्ट है, इसके जो कारक ग्रह हैं वो मंगल हैं और केतु हैं। तो अगर मंगल वेल प्लेस्ड है तो आपको भूमि लेनी है, मतलब आपको ज़मीन पे घर बनाना है, बंगलो बनाना है। और अगर केतु बलवान बैठा है आपके D4 में तो आप फ्लैट लीजिए।
आप 4th फ्लोर पे जाइए, पंचम छठे सातवें पे आप जाइए, जितना आप जाएंगे आपको उतना अच्छा आपके लिए जीवन के अंदर रहेगा। तो ये डीपेस्ट डायसेक्शन है। आपने घर तो बना लिया लगन कुंडली से, लेकिन आपको घर सूट कौन सा करेगा? आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में करना चाहिए? क्या आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी? क्या D4 में चतुर्थ भाव का संबंध D4 के अष्टम भाव के साथ बनता है? अगर बनता है तो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लेने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपके जितनी मर्जी लिटिगेशंस हो रही हो, यू विल गेट इट, राइट? तो इस तरह से जो वेरियस डिविजनल चार्ट्स हैं वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए हम एक जनरल सा असेसमेंट लेने चाहते हैं कि आपकी इतने सारे जन्मों में इतने सारे संचित जो कर्म है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है जी। आपने हजारों जन्म लिए, तो आप चुपचाप D60 पे जाकर देखिए और ये देखिए कि D60 कुंडली का जो लगन है उसमें जो राशि बैठी है वो राशि आपकी लग्न कुंडली में 6, 8, 12 की स्वामी तो नहीं है। अगर हो तो आपके कर्म इतने अच्छे नहीं रहे हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं। मान लीजिए आपकी मेष लगन की कुंडली है और आपके नवम भाव के स्वामी जो नवम भाव में राशि वो हुई सेजिटेरियस धनु, गुरु की राशि, और मान लीजिए आपका D60 में उदय जो हो रहा है वो धनु ही हो रहा है। तो दैट मीन्स आपने स्पिरिचुअली अपने आप को इम्प्रूव किया है। मतलब केंद्र और त्रिकोण की राशि का D60 में उदय होना आपके अच्छे कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वहीं 6, 8, 12, 3, 11 इन सब घरों के स्वामी अगर उदय हो रहे हैं D60 के अंदर, अच्छे नहीं माने जाते हैं। मीन्स लॉट ऑफ टाइम आप मेरे से मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष तो बहुत दूर है, पहले आपको अपने कर्मों को इम्प्रूव करना है, राइट? तो ये डीपेस्ट डायसेक्शन है। इन सूत्रों पे हम मेरे ख्याल से हम 50 पॉडकास्ट कर सकते हैं, सीरीज कर सकते हैं, बहुत सारे सीरीज कर सकते हैं। बट ये एक ग्लिम्प्स है, एक इंट्रोडक्शन है कि आपका जीवन क्या है। वो जो एक 16 कलाओं में से कला है तपस्या, वो आपका D20, D60 इन्हीं चीज़ों को दिखाता है। बहुत सुंदर सर। जैसे हम ये डायसेक्शन की बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आया जो आई एम श्योर किसी ना किसी व्यूअर के में भी आया होगा। हम जब लग्न से D9 पे जाते हैं, बहुत लोगों की कुंडली में जिस राशि में एक प्लैनेट लग्न में था उसी में D9 में, मतलब वर्गोत्तम हो गया। इसका क्या मतलब है? देखिए, वर्गोत्तम ग्रह जब होता है वो एक पर्टिकुलर डिग्री होती है, राइट? उस डिग्री में ग्रह वर्गोत्तम होते हैं। जैसे मेष में अगर हम जाएँ तो अश्विनी नक्षत्र की जो पहली चरण है 0 to 3 डिग्री 20 मिनट्स वो वर्गोत्तम है, राइट? तो अगर अश्विनी के पहले चरण में कोई ग्रह होगा तो वो नवमांश में भी वर्गोत्तम ही आएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है। लेकिन इसका मतलब क्या है? वर्गोत्तम ग्रह विष्णु जी के अधीन होते हैं। विष्णु जी सस्टेनर हैं, राइट? वर्गोत्तम ग्रह के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं वो स्ट्रॉन्गली आपको इस जीवन में भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आइदर इट कैन बी अ ब्लेसिंग और इट कैन बी अ कर्स। तो मान लीजिए कि अगर आपका कोई ग्रह नेगेटिवली वर्गोत्तम है, मतलब आपकी कुंडली में एक नेगेटिव प्लैनेट है और वो बहुत सेम ही डिग्री में नवमांश में बैठा है, तो उसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर विष्णु जी की स्टैंप है, क्योंकि विष्णु जी ने देखा कि आपने कर्म बहुत गलत किए हैं, इस चीज में आपको क्षमा नहीं मिलेगी। तो वो नवमांश में भी वैसे ही मिल गया जी, तो वो आपको वैसा मिला। और अगर वो पॉजिटिव था, मान लीजिए आपका बृहस्पति उच्च का था और बृहस्पति वहां पर भी वर्गोत्तम हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो आप में जीवन भर उस ग्रह की ब्लेसिंग रहेगी और ना चाहते हुए भी आपको स्पिरिचुअल लोग, गुरुओं का साथ मिलता रहेगा। आप देखिए कभी कभी कोई लोग बहुत बहुत सारी षड्रिपूज लेकर इंसान जीवन में घूम रहा होता है, लेकिन जो गुरु हैं वो उसको अपने पास बिठाते हैं। वो भी शराब पी के भी आया हो तो भी उसको पास बिठाते, उसको प्यार करते हैं।
क्योंकि उसका कोई ना कोई एक ऐसा अच्छा कर्म होता है जिसकी वजह से उसको गुरु का साथ मिल रहा है, और ये वर्गोत्तम ग्रहों की वजह से होता है। और आपका मन बहुत साफ होता है, आप बहुत अच्छे कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप गुरु के गुड बुक्स में उनके पास नहीं आ सकते। आप तड़फते हैं कि कैसे कैसे लोगों को जो है इनको बिठाया लिया जाता है, और हम देखो, हम तो दिन रात नाम जपते हैं। तो वर्गोत्तम ग्रह इज अ स्टैम्प कि आपको उसके लिए भुगतना या एक्शन करना या सफ़र करना या ब्लेसिंग गारंटीड है। सो सर, नाउ दैट वी सो ब्यूटिफुली अंडरस्टूड कि हर डिविजनल चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे उनकी एसेंस को समझा जाए, क्या कुछ अपनी लाइफ में वो बताता है, कैसे कैलकुलेट किया जाए, जाते जाते आज के इस पॉडकास्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं व्यूवर्स को देना चाहूँगी, जिसने भी ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है स्पेशली, वो कैसे मेक श्योर करे कि वो अपना टाइम खुद ही रेक्टिफाई कर ले, उसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत ना हो, मतलब कोशिश तो एटलीस्ट करे कुछ रूल्स लगाकर। तो क्या होंगे वो रूल्स जिससे मुझे या किसी को भी जो ये पॉडकास्ट देख रहा है डाउट ना हो कि शायद मम्मी ने 2-3 मिनट आगे पीछे बता दिए मेरे बर्थ टाइम के? देखिए, इसमें 5-6 रूल्स मैं बताऊंगा, लेकिन आप इनको दी रूल्स नहीं कह सकते। क्योंकि हम जब BTR करते हैं, रेक्टिफिकेशन हम करते हैं, तो हम कई डिविजनल चार्ट्स को इन माइंड में रख के करते हैं। अब एक बहुत बड़ा एक मिथ है कि आप ना लोगों के इवेंट्स लो और महादशा और अंतरदशा से इवेंट्स मिलाने शुरू करो। दिस शुड बी दी लास्ट स्टेप, ये आखिरी स्टेप होना चाहिए। और मोस्ट एस्ट्रोलॉजर्स यही से स्टार्ट करते हैं, यहीं से रेक्टिफाई करते हैं। अब मान लीजिए कि आपका एटीट्यूड नहीं है टुवर्ड्स मैरिज, तो हम नवमांश का लगन देखेंगे कि आपका एटीट्यूड कैसा है। ये तो आप बता ही सकते हैं अगर आपसे 2 मिनट कोई सवाल करे। आपका प्रोफेशन D9 चार्ट के 2nd हाउस से देखा जा सकता है। अब वो कैसे आप बोलेंगे? हाँ, exactly. क्योंकि D9 चार्ट की D1 के साथ एक मैपिंग टेक्निक है हमारे ज्योतिष में। D9 का जो लगन है वो आपके D1 चार्ट के 9th हाउस को मैप करता है, और D1 चार्ट का जो 10th हाउस है वो D9 चार्ट के 2nd हाउस को मैप करता है। इसी प्रकार D1 का 11th हाउस D9 के 3rd हाउस को मैप करता है। D1 का 12th हाउस D9 के 4th हाउस को मैप करता है। तो अगर आप बीमारियां देखना चाहते हैं ना, तो आप D9 के 4थे घर को जाके देखो। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर किसी की कुंडली में नवमांश में 4थे घर में शनि या राहु बैठे हैं और उनके ऊपर किसी पॉजिटिव ग्रह की दृष्टि नहीं है, उनको पेट का रोग होगा। उनके वात इश्यूज होंगे बॉडी के अंदर। इसी प्रकार अगर आप प्रोफेशन को देखना चाहते हैं तो D9 नवमांश के 2रे घर को देखो, वहाँ पर बैठा ग्रह आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप बृहस्पति बैठे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉ को रिप्रेजेंट करेंगे। शनि मंगल बैठे हैं तो वो इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। चंद्रमा बैठे हैं तो ज्योतिष, एक्टर, आर्मी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बृहस्पति बैठे हैं तो वो राजा हैं, राइट। तो बृहस्पति अगर बैठे तो एडमिनिस्ट्रेशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस चीज़ के लिए आप अकाउंटेबल हैं। दैट्स जुपिटर इन द 2nd हाउस। और आप हमेशा एक लॉफुल इन्वायरमेंट में काम करेंगे अगर बृहस्पति आपके नवमांश के 2nd हाउस में विराजमान। अगर शुक्र बैठे हैं तो आप लग्जूरियस, चकाचौंध, फिल्म, डिवोशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप काम करेंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उसका प्रोफेशन जानने की कोशिश करनी है, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज जानने की कोशिश करनी है, कब शादी हुई नहीं हुई। उसके बाद हम उसको D10 में उसके प्रोफेशन के एनवायरनमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स को देख सकते हैं, अगर हम अब बच्चों को देख सकते हैं। अब D12 चार्ट में अगर आप चले जाएंगे तो अगर फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो सूर्य बलवान होना चाहिए, राइट। अगर मदर हाउसवाइफ हैं तो चंद्रमा का संबंध लगन या 4th हाउस के साथ होना चाहिए, वो देख लिया। उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। तो बेसिकली हम अब आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताता हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा, रेक्टिफिकेशन में बर्थ टाइम वो है जब एम्बिलिकस कॉर्ड को काटा जाता है, एम्बिलिकल कॉर्ड। अब मान लीजिए अगर किसी का नवमांश में केतु या मंगल बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, उनका जो डिलीवरी है वो सिजेरियन ही होगा, वो नॉर्मल नहीं होगा। और अगर आपके कुंडली में नवमांश में केतु आ रहा है
या मंगल आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपका अगर डिलीवरी नॉर्मल था, यू नीड बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। लेकिन अब उस मंगल के साथ बृहस्पति की दृष्टि आ गया या कोई उस और मंगल के planet आ साथ गया। सूर्य बैठ गया अच्छा, तो या change हो चंद्रमा, जाएगी। तो उसका रिजल्ट Story मतलब change। एट द टाइम ऑफ आपकी मदर को कॉम्प्लिकेशंस आई थी, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के बाद आपका स्मूथ डिलीवरी हो गया। ओके। राइट, मान लीजिए अगर Okay। लगन में राहु बैठा है तो राहु क्या करता है कि बच्चे के गले में एम्बिलिकस कॉर्ड जो है वो घूमी होती है। राइट, तो वो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी राहु इन द लग्न ऑफ नवांश। और केतु भी देगा। बिल्कुल, केतु तो आपको सिजेरियन ही देगा, ऑपरेशन करवा देता है। और सर अगर लॉर्ड मार्स हो तो भी ये सेम चीज नहीं, होगी? लेकिन लॉर्ड मार्स है, लेकिन वो एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई ना कोई अच्छी पॉजिटिव दृष्टि आ गई तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई। सिमिलरली अगर शुक्र आ जाए लगन में तो प्री मैच्योर डिलीवरी देता है। मतलब समय से हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीने पहले आपका डिलीवरी होगा। बुध हो जाए, बृहस्पति हो जाए, सूर्य हो जाए, ये नॉर्मल डिलीवरी देता है। चंद्रमा आ जाए तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि जिस दिन आपका जन्म हुआ या जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय बारिश हो रही थी कि नहीं हो रही थी। अगर मून आ जाए सो यू आर, उस दिन बारिश हो रही होती है, यू नो। तो इस तरह के कई सूत्र, और मैं ये अब आपको बार बार बताना चाहूँगा, ये द्विसूत्र नहीं है। इनके ऊपर कई ग्रहों की दृष्टियाँ, कई और कॉम्बिनेशन जो है इसको रूल आउट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं था। सो अगर आप ज्योतिष में किसी भी प्रिंसिपल को दी प्रिंसिपल मांगते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप D60 को देखना चाहते हैं तो D60 का जो कारक ग्रह है वो केतु है। तो वहाँ पर एक और प्रिंसिपल हम देखते हैं कि केतु का जो डिस्पोजिटर है, यानी कि केतु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी, उसका संबंध D60 के लगन के साथ राशि दृष्टि का संबंध होना चाहिए। मतलब D60 का जो लगन है उसके ऊपर केतु के डिस्पोजिटर की राशि दृष्टि होनी चाहिए, तभी D60 एक्यूरेट माना गया है। तो ये टेक्निकल सूत्र हैं। कुछ चंद्रमा से प्राणपदा देखी जाती हैं, तो प्राणपदा के ऊपर भी किसी दिन हम आपको विख्यात में आपको बताएंगे, लेकिन चंद्रमा से प्राणपदा केंद्र या त्रिकोण में होनी बहुत, स्पेशली त्रिकोण में या 1/7 एक्सिस पे होनी बहुत ज़रूरी है D9 चार्ट के अंदर फॉर द टाइम टू बी एक्यूरेट। D24 चार्ट जो आपका एजुकेशन, नॉलेज, परम ज्ञान का है, तो परम ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं पर पंचम भाव से, आपके अच्छे कर्मों से देखी जाती है। तो उसके लिए हम एक जैमिनी सूत्र का हम सूत्र लगाते हैं कि हमारे चर कारक होते हैं कुंडली में। तो चर कारों में मैत्री कारक ग्रह MK, मैत्री कारक ग्रह जो मातृ कारक है, जो मदर को रिप्रेजेंट करता है, उसका संबंध D24 चार्ट के पंचम भाव या लगन से होना चाहिए, तभी आपका D24 एक्यूरेट है। तो ऐसे D20 के ऊपर, D16 के ऊपर, D30 के ऊपर कई सूत्र हैं जिनको हम लगाकर ये पता करते हैं कि आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट है कि नहीं। लेकिन इसका जो फ्लो चार्ट है वो ये है कि पहले मान लीजिए आपने D9 को रेक्टिफाई कर लिया, मतलब आपको 13 मिनट की ब्रैकेट मिल गई। एग्जैक्टली, हाँ, मेक सेंस कि पहले हम सबसे इजी क्विक पे आए। अब वो जब हमें उसकी ब्रैकेट मिल गई तो हमने उसके बाद अगला था 10 मिनट की ब्रैकेट वाला D10, तो उसको रेक्टिफाई कर लिया। उसके बाद 5 मिनट की ब्रैकेट वाला था D24, आपके एजुकेशन और मैत्री कारक ग्रह का आपने प्रिंसिपल लगा लिया। एंड में आप जाकर आगे D60 में, D60 2 मिनट की रेक्टिफिकेशन है। तो अगर ये बड़ी बड़ी रेक्टिफिकेशन सफल होकर सारा कुछ आपके कैरेक्टर, एटीट्यूड, आपकी दिनचर्या के साथ, आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के साथ मैच कर रहा है तो फाइनली आप D60 पे आइए। D60 1-1.5-2 मिनट की रेक्टिफिकेशन है। तो वो हमारे टेक्निकल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनसे हम D60 रेक्टिफाई करके हम आपके एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ इवन मिनट्स एंड सेकंड्स पे भी पहुंच सकते हैं कि 8:52 और 14 सेकंड पे आपका जन्म हुआ है। आई एम श्योर सर कि एटलीस्ट थोड़ा तो ये पॉडकास्ट लोगों की हेल्प करेगा ही, कि वो एटलीस्ट कोशिश करें कि आज आपने इतने सारे हमें अद्भुत रूल्स बताए, इतना डिकोड करने का तरीका बताया। मैं तो डेफिनेटली ये पॉडकास्ट 2-3 बार देखूंगी आफ्टर इट गेट्स पब्लिश्ड और मेरे चार्ट से उसे डेफिनेटली मैच करूंगी। सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू नो आज ये विजडम आपके थ्रू हम सबको मिली, और हमेशा कुछ नया जानने को मिलता है, कुछ बहुत यूनिक जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, जो आपको रील्स पे नहीं मिलेगा इंस्टाग्राम पे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा?
आपने अपने वर्क चार्ट को किस प्रकार डिकोड किया, आपकी और क्या क्वेरीज हैं और आने वाले पॉडकास्ट में हम किन पर बात करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।